Thanks everyone. Welcome to the class. Let's start with the next rules for subject verb agreement. Next rule is when a sentence is starting with nothing but. अगर आपका sentence जो है वो nothing but से start हो रहा है तो हमारा जो helping verb होगा वो क्या होगा? क्या होगा? Singular होगा या plural होगा? क्यों होगा singular? बताइए शाबाश. Preposition कहाँ से है बेटा? When a sentence is starting with nothing but, आपने बोला कि verb singular आएगा. गर्ल्स में बताइए कोई. अब इस केस में ऐसा है कि सेंटेंस तो आपका नथिंग बट से स्टार्ट हो रहा है. हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा, बट नाउन कैन बी यूज्ड इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. नाउन जो है वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. और अगर आपने अपने तरीके से याद रखना है तो इसको ये याद रखिए कि नथिंग जो है दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन, एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नथिंग बट. अगर आपको याद हो तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये नथिंग बट वाली एग्जाम्पल की थी. उसमें हमारे दो सब्जेक्ट्स थे. तो जो सेकंड वाला सब्जेक्ट था वो प्लूरल में था और फर्स्ट सब्जेक्ट वो क्या था? नथिंग. So helping verb is always according to nothing, but not according to the noun used in the sentence. And in this case, noun can be singular as well as plural. Noun कई sentences में singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है. Nothing but hill is seen. Nothing but birds is seen. And if you translate the sentence, you will always use plural helping verb. अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल यूज करोगे. दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पोकन, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल. और अकॉर्डिंग टू द रूल्स नथिंग ऑलवेज टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. और यहाँ दो सब्जेक्ट्स को कौन जोड़ रहा है? बट कंजंक्शन जोड़ रही है ना, दोनों को, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रही है. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. क्लियर? इफ यू रिमेंबर तो हमने रूल्स में भी करा हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज टुगेदर विद, इन एडिशन टू, हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. किया था ना ये रूल हमने, तो सेम वैसा ही है ये. बट इस केस में आपका जो नाउन है वो सिंगुलर भी यूज हो रहा है और प्लूरल भी यूज हो रहा है. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लिखेंगे और अगर नाउन आपका प्लूरल में है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में लिखेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल इज nothing but a student is there. Nothing but a student is there. Nothing but girls is there. Clear? Clear to everyone? Now the next rule is
when figures are joined by and the verb is singular and plural. The verb is singular and plural. For example, 4 and 4 is 8. 4 and 4 is 8 भी हो सकता है और 4 and 4 are 8 भी हो सकता है. और अगर यही सेंटेंस आपका twice 12 are 24, is it true or false? ठीक है या गलत है? है कोई इसमें एरर? जी, यहाँ पे हम लोग twice 12 is 24 होगा, ना कि are 24. Same is the case 2 and 2 makes 4. 2 and 2 makes 4. अब twice 12 makes 24 नहीं होगा. Twice 12 makes नहीं आएगा. It will be twice 12 is 24. ठीक? क्लियर है यहां तक? बताओ भाई. Next rule is the verb used in the sentence is always according to the subject and not its complement. For example, our only guide at night were the stars. The stars was our only guide. चलिए जी देखिए इसमें क्या एरर है. क्या एरर है बताइए.
आर क्यों? सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में ही रखेंगे ना, आर क्यों यूज करेंगे? हम्म, बताइए शाबाश। फर्स्ट में वॉज क्यों आएगा? वेरी गुड, बिकॉज इन द फर्स्ट सेंटेंस हु इज द गाइड? Guide is the subject of the sentence. And if guide is the subject of the sentence, then helping verb will be singular. And in the next sentence, subject is stars. तो stars already plural में लिखा है, तो यहाँ helping verb जो है वो आपका were use करेंगे. Next rule is there are some verbs that are not followed by as. कुछ ऐसे verbs हैं जिनके साथ हम लोग as का यूज नहीं करते, मतलब नहीं करना चाहिए, rather we used to use as with them. For example, कौन कौन से verbs हैं? Regard, describe, represent, depict, mention, define, treat, etc. For example, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, इनके साथ वर्ब एज का यूज करते हैं, मैंने वो वाले वर्ब्स लिख दिए. देयर आर सम वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय, नॉट काट दीजिए. Now look at the examples. You ought to have regarded him as your brother. Next is he was described by his staff as the most efficient person. Next is you should have treated him as your brother. Clear? हो गया यहां तक? अब इसी के साथ जिनके साथ हम लोग यूज करते हैं एज, वो मैं ऊपर लिख रही हूँ. जिनके साथ एज यूज नहीं करते, मैंने दो बार एक चीज. तो नेक्स्ट पार्ट इसी का, वर्ब सच एज
name, call, term, think, consider, nominate, appoint, etc. Are not followed by, are not introduced by, as. इन वर्ब्स के साथ हम लोग as का यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, the chairman nominated him secretary of the society. Next example is Ram called him a fool. Ram called him a fool. I think him an intelligent man. क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? पक्का? अब नेक्स्ट देखिए रूल. If the principal clause is in present or future, the subordinate clause will remain in the same tense. अगर आपके सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका जिस भी टेंस में है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे. राइट. फॉर एग्जाम्पल, he says that he had gone to Delhi. She says that she will bake a cake. अब इसमें हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में है, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने जिस भी टेंस में होगा वो वैसा का वैसा ही रखेंगे. ओनली द पर्सन्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द कन्वर्सेशन. किसकी किससे बात हो रही है. ये रूल यूजुअली अप्लाई करते हैं हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे. The doctor will say
he should take rest. The doctor will say he should take rest. अब इसी का नेक्स्ट जो रूल है ये प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज का, वो ये है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज टू बी इन द पास्ट फॉर्म. अगर आपका सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो भी पास्ट में ही होना चाहिए. इफ द प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? अभिषेक क्या होता है क्लॉज? हाँ, पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो सारा ही होता है, बट प्रिंसिपल क्लॉज किसको बोलते हैं या क्लॉज किसको बोलते हैं? आप बताइए कुल. Now, if the principal clause is in past, subordinate clause will also be in past of the same corresponding tense. मीन जो भी टेंस आपने यूज किया होगा उसी के टेंस को हमने पास्ट में चेंज करना है. अगर सपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट. इफ इट इज पास्ट इंडेफिनिट, इट विल चेंज इनटू, अगर पास्ट इंडेफिनिट है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, जब इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो किसमें लिखोगे? नरेशन ऐसा ही होता है ना, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन एंड दिस इज द स्पीच, ये होती है ना आपकी नरेशन. अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर सपोज पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जब इसको चेंज करोगे, कॉमर्स का रिमूव करोगे, तो क्या करोगे? पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करोगे? यस, वेरी गुड. पास्ट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. Past indefinite will change into past perfect. If it is present continuous, it will change into past continuous. If it is present perfect tense, it will change into past perfect. But if it is past continuous, तो तब किस में चेंज होगा? हाँ, फिर वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ठीक है. बट अगर आपका सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल और शेल है, तो वो किस में चेंज होता है? वो हमेशा वुड में चेंज होता है. विल एंड शेल ऑलवेज चेंजेस इनटू वुड. ठीक है. Now look at the example. He observed that the clock has stopped. क्या एरर है? Yes, it will be. He observed that the clock had stopped. Clear?
अब ये तो हमने किया कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपका पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज टू बी इन पास्ट, बट समटाइम्स इफ प्रिंसिपल क्लॉज is in past and the subordinate clause expresses universal truth, habitual fact, past habits, two actions continued at the same time, unreal condition, scientific fact, the tense will not change. The tense will not change, only the persons will change according to the conversation. कौन किससे बात कर रहा है तो सिर्फ persons change करेंगे, बट हमारा जो सेंटेंस का टेंस है that will remain in the same tense, चाहे आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पास्ट में है. फॉर एग्जाम्पल, the teacher said that the earth moves around the sun. हमें एक एक एग्जाम्पल ही लिखनी है उसकी, कि आपका आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट में he said that he goes for a walk every day. My mother said that she walks in her sleep. History teacher said that many freedom fighters took part in India's struggle for freedom. India's struggle for freedom. क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए इसी की. She said that she was washing clothes and her mother was baking a cake. समझ आए ये?
इसमें हमने दोनों जो एक्शंस है वो एक ही टाइम पे हो रहे हैं कि उसने कहा कि वह क्या कर रही थी, वह कपड़े धो रही थी और उसकी मदर केक बना रही थी। और अदरवाइज अगर हम लोग ये आपका सेम एक्शन कंटिन्यू एट दैट सेम टाइम नहीं होता तो यहाँ हम लोग कौन सा टेंस यूज करना था, फिर हमने यहाँ यूज करना था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Past continuous changes into past perfect continuous, but only if it is expressing two actions continued at the same time. In that case, we will not change the tense of the subordinate clause. तो subordinate clause का tense जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो change नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सबको या नहीं? जीवितेश क्लियर है? Now look at the next rule. If two singular nouns ऐसे मत लिखो, if two nouns are used used before and after preposition singular verb is used. अगर प्रिपोजिशन के पहले और बाद में अगर आप सेम नाउन का यूज कर रहे हो, both the nouns will be in the singular form as well as the helping verb will be in the singular form. For example, man after man were coming there. Man after man were coming there. One month after another have passed. He begs from door to door. क्या एरर है इनमें? मैन एंड मैन, हाँ क्या बोला आपने? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्यों सिंगुलर होगा? बिकॉज प्रीपोजिशन के पहले और बाद में आप सेम नाउन को रिपीट कर रहे हो। प्रीपोजिशन के पहले और बाद में अगर सेम नाउन रिपीट हो रहा है तो नाउन जो होगा दैट विल बी इन द सिंगुलर फॉर्म एज वेल एज द वर्ब विल बी इन द सिंगुलर फॉर्म। 1 month after another has passed. He begs from door to door. This is the correct one. There is no error in this sentence. ठीक है, नेक्स्ट इज मेनी। जो है आपका मेनी के साथ कौन सा सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? मेनी ऑलवेज टेक कौन सा नाउन और कौन सा वर्ब यूज होता है?
which noun and dash verb कौन सा होता है यूज? Many always takes plural noun and plural verb. But if the sentence is starting with many a, तो फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? बताइए, शाबाश। काउंटेबल नाउन्स होगा तो क्या होगा? जैसे सेंटेंस तो बना के बताओ एक। बताओ सेंटेंस। Many is always used for the countable. अनकाउंटेबल के लिए तो हम लोग मच यूज करते हैं, क्वांटिटी के लिए मच यूज करते हैं ना, अनकाउंटेबल के लिए मच यूज किया जाता है। Many a formation always takes singular noun and singular verb. सिर्फ एक आर्टिकल ऐड हो रहा है उसमें अ, बट मेनी अ फॉर्मेशन ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। बट मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। जैसे मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, ठीक है। बट मेनी अ मैन वाज ड्रॉन्ड इन द सी, many a man was drowned in the sea. Now look at the example. Many students have taken admission in this college. In this college. Many a man was drowned in the sea. तो इस केस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर में है और हमारा जो नाउन है वो भी सिंगुलर में है। ऑल्दो इट इज स्टार्टिंग विद मेनी, यूजुअली हमारे दिमाग में यही है कि मेनी जहां भी होगा वहां हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा? प्लूरल में होगा। बट मेनी अ फॉर्मेशन जो है दैट ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसी तरह से है आपका अ ग्रेट मेनी, बट ए ग्रेट मेनी के साथ हमारा जो नाउन है प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। ये जो फॉर्मेशन है दैट इज वेरी रेयरली यूज्ड इन योर रिटन पार्ट, योर स्पोकन पार्ट, बट एग्जाम्स में इसके रिलेटेड भी एरर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, अब इस केस में आपको लगेगा कि अ ग्रेट लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए।
a great many students have been declared successful. इसी तरह से if the subject is more than one always takes singular noun and verb. वर्ब भी सिंगुलर होगा और हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर में होगा. फॉर एग्जाम्पल, मोर देन वन वर्कर was absent. More than one worker was absent. More than one student was disqualified. Clear? क्लियर है यहां तक? अब ये वाले फॉर्मेशन यहाँ तो हमने मोर के बाद कोई भी नाउन यूज नहीं किया है, बट समटाइम्स यू विल फाइंड जैसे ऐसे सेंटेंस होगा मोर बुक्स देन वन. यहाँ तो हमने सिर्फ लिखा ना मोर देन वन. अब कई बार आपके सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है मोर बुक्स देन वन, तो उस केस में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो प्लूरल में होगा. यहाँ तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था? सिंगुलर. बट उस केस में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होगा? प्लूरल. If it is more plus noun है आपका, then उसके बाद है one, तो फिर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा? प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, more books than one have been purchased by her. Next is more girls than one were present in the party. Clear? Clear है सबको? I hope the things are clear to everyone. Now that's all for today, and we'll continue with the same thing tomorrow with the exercise.